हाँ, तो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा कि आईटीआई करने के बाद आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया पिछले टॉपिक में कि आईटीआई करने के बाद आप पीसीएम से 12वीं भी कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो, अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो और ठेकेदारी का वायरमैन का लाइसेंस भी ले सकते हो। तो ये 5 चीज़ें बताई थी आपको। फिर उसके बाद में ये व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जो चैप्टर है उसी के अंदर आता है दुर्घटना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीडेंट। ये आपका एक टॉपिक है छोटा सा कि दुर्घटना या एक्सीडेंट। भाई आप प्रैक्टिकल करते हो तो वहाँ दुर्घटना तो होती है, किसी के लग जाना, किसी भी औजार के लग जाना, तो वो चीज़ें किस में आती है? दुर्घटना। तो दुर्घटना की परिभाषा क्या होती है तथा दुर्घटना होने के कारण क्या है, तो उनके बारे में भी इस चैप्टर व्यावसायिक सुरक्षा एवं जो स्वास्थ्य है उसमें क्या किया गया है, बताया गया है। तो दुर्घटना किसे कहेंगे कि दुर्घटना एक अनियोजित तथा अनियंत्रित घटना है। मतलब अनियोजित कि दुर्घटना का कोई टाइम है क्या? भाई किसी ने सोच रखा हो कि मैं घर से निकला और मेरा पैर टूटेगा, किसी को पता रहता है क्या? नहीं रहता। तो ये क्या है? दुर्घटना क्या है? एक अनियोजित, मतलब इसका कोई आदमी को पता नहीं रहता कि मेरे साथ ये घटना होगी, तो अनियोजित है। तो तथा क्या है? अनियंत्रित घटना। आदमी ये चाहता है कि मेरा पैर टूटे, तो नहीं चाहता। लेकिन क्या है? दुर्घटना की जो परिभाषा है कि दुर्घटना एक अनियोजित तथा क्या है? अनियंत्रित क्या है? घटना है, जिसमें दुर्घटना होगी। तो दुर्घटना में क्या होगा कि जिसमें व्यक्ति को क्या लगेगी? चोट लगेगी। तो चोट लगने की क्या रहती है? संभावना रहती है। या वैद्युतिक कार्य करते समय की गई जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो दुर्घटना क्या है? दुर्घटना एक तरीके से माने तो अनियोजित तथा अनियंत्रित घटना है। दुर्घटना होगी तो आदमी को क्या होगी? हानि होगी, तो उसके लगने का खतरा रहता है, दुर्घटना में लगेगी। तो इसी तरीके से वैद्युतिक कार्य करते समय जो अपने प्रैक्टिकल करेंगे तो वैद्युतिक कार्य करते समय की गई जरा सी असावधानी भी किसके अंदर आएगी? दुर्घटना के अंदर ही आएगी। तो ये दुर्घटना होने का कारण क्या है, तो उसके बारे में भी इसमें बताया हुआ। दुर्घटना होती क्यों है, तो इनके जो कारण है वो 14 कारण है, वो इस आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर बताया गया है। तो फर्स्ट कारण बताया है असावधानी। असावधानी का मतलब है कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और सावधानी से कार्य नहीं कर रहे हो। तो आसपास की चीज़ों को पहले क्या करना चाहिए? जो औजार काम के हैं उनको तो क्या रखो? पास में रखो, और जो बिना काम के औजार है उनको क्या रखना चाहिए? दूर रखना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है? सावधानी से प्रत्येक चीज़ को, या लैब के अंदर जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं जो टूल्स काम के हैं उनको पास में रखना चाहिए, और जो काम के नहीं है उनको क्या? दूर रख दो। तो इस तरीके से अगर अपन कार्य करेंगे तो सावधानी से कार्य होगा। अपन जैसे किसी वायर का जॉइंट कर रहे हैं तो उस जॉइंट को टेप करो या फिर उस पर कुछ रखो, तो उसी तरीके से क्या है? किसी के गलती से हाथ टच नहीं होगा। अगर हाथ टच होगा तो क्या होगा? करंट आएगा, तो आदमी को क्या है? दुर्घटना नहीं हो सकती, क्या हो जाएगी। तो क्या है कि असावधानी, आदमी को क्या करना चाहिए? प्रत्येक काम को क्या करना चाहिए? सावधानी के साथ क्या करना चाहिए। और उत्सुकता एक तरीके से मानव के अंदर रहती है, किसी भी नई चीज को करने की इच्छा रहती है, तो वो क्या है? उत्सुकता। जल्दबाजी में भी कार्य करेगा, उसको जानकारी नहीं है, फिर भी क्या? वो उत्सुकता, मन से को मैं करूंगा। तो अगर ऐसे कार्य करेगा तो उत्सुकता के कारण भी क्या होती है? दुर्घटना का एक कारण बनती है। फिर अरुचि, भाई किसी कार्य को करते करते अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ये मानव का स्वाभाविक मतलब ये है कि उसके क्या होगा? अरुचि हो जाती है। भाई एक ही कार्य को लगातार करता रहेगा तो उसका मन उठ जाएगा उस कार्य से, तो अरुचि के कारण भी क्या है? दुर्घटना होती है। फिर चौथा कारण है जल्दबाजी, कि कई बार क्या होता है? आदमी यह जो वर्कशॉप में कार्य कर रहा है तो एक तो रहता है कि मालिक का दबाव और एक रहता है खुद को ज़्यादा पैसे कमाना। तो दोनों ही कारण क्या है? जल्दबाजी के अंदर आते हैं कि मालिक बोल देता है कि आप ये कार्य क्यों धीमे कर रहे हो, और ऐसा है मेरे को प्रोडक्शन देना है, मेरे को डिलीवरी आज की, आपने कार्य नहीं किया। तो वो फिर क्या करेगा? जो वर्कर है वो जल्दबाजी में कार्य करेगा, तो जल्दबाजी के कारण भी क्या होती है? दुर्घटना होती है। फिर 5वां कारण है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब यह है कि किसी भी मोटर
या टूल्स है जिसकी अपन को चलाने की जानकारी नहीं है, तो अज्ञानता के कारण भी क्या है, अगर उसके कनेक्शन ही अपन को पता नहीं है, गलत कनेक्शन करेंगे तो या तो मोटर जलेगी या अपने लगेगी। तो दोनों ही कारण क्या है, अज्ञानता के कारण भी क्या होती है, दुर्घटना होती है। फिर छठा कारण आता है असुरक्षित हस्त औजार। जैसे असुरक्षित हस्त औजार का मतलब है कि जैसे हथौड़ा है, तो हथौड़े का हैंडल फटा हुआ है, हथौड़े का हैंडल है जो क्या है, फटा हुआ है, तो उसके कारण भी क्या लग जाएगी, रेती के कारण भी लग जाएगी। तो असुरक्षित हस्त औजार जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर है, उसका इंसुलेशन हटा हुआ है और आप डायरेक्ट चालू लाइन में काम कर रहे हो, तो करंट आएगा या नहीं आएगा, आएगा, 100% आएगा। तो असुरक्षित हस्त औजार के कारण भी क्या है, दुर्घटना होने का एक कारण है। असुरक्षित लेआउट, लेआउट का मतलब होता है कि अपनी जो वर्कशॉप है या जो वर्कशॉप मान लो या लैब मान लो, कुछ भी है, तो उसमें जो मशीनें लगाई जाती है उनके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए उनके चारों ओर। लेआउट का मतलब क्या है कि उनके स्पेस बराबर होना चाहिए चारों तरफ, कि आदमी जा सके तथा उसका मेंटेनेंस कर सके, इस तरीके से किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं आए। तो लेआउट का मतलब है कि उनके पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। तो अगर पर्याप्त स्पेस नहीं है तो ये भी एक दुर्घटना का कारण बनता है। फिर कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका। अनुपयुक्त तरीका मतलब ये है कि आपको उसके बारे में चलाना ही नहीं आता और आप गलत तरीके से उसको चला रहे हो, तो दुर्घटना होने का ये भी एक कारण है। तो क्या है कि कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका, मतलब उसको तरीका ही याद नहीं है और फिर भी वो उस चीज़ को चला रहा है, तो वो क्या होगी, दुर्घटना का एक कारण बनेगी। तो ये हो गया 8वां कारण। उसी तरीके से फिर अगला कारण आता है स्वच्छता की कमी। जैसे अपन फर्श पर है और अपना ध्यान नहीं है, तो स्वच्छता की कमी है कि तेल गिरा हुआ है फर्श पर, आप चल रहे हो तो फिसल के गिरोगे, तो वहाँ क्या है, पर्याप्त मतलब अच्छी साफ सफाई भी होनी चाहिए। अगर स्वच्छता नहीं है तो न तो आपका काम करने का मन करेगा और दुर्घटना का भी एक कारण बनेगा। अनुशासन की कमी, कभी कभी क्या होते हैं, आपस में जो वर्कर है या जो वर्कर है वो क्या करते हैं, मजाक करते हैं आपस में एक दूसरे के, तो मजाक अनुशासन की कमी के कारण भी क्या है, अनुशासन की कमी के कारण भी क्या है, दुर्घटना होती है। उसी तरीके से फिर 11वां आता है असुरक्षित पहनावा। असुरक्षित पहनावे का मतलब है कि लैब में एक तो जो स्टूडेंट है उसके हाथ में कड़ा नहीं होना चाहिए, लंबे बाल नहीं होने चाहिए और गले में मफलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें होगी गलती से बाय मिस्टेक, ये मान लो कि कड़ा किसी मशीन के अंदर फंस गया या मफलर है जो गले में रहता है वो उसके अंदर फंस गया मशीन के अंदर, तो दुर्घटना हो सकती है। तो असुरक्षित पहनावा है, इसके कारण भी क्या होती है, दुर्घटना होती है। फिर 12वां पॉइंट आता है प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। भाई लैब के अंदर क्या होना चाहिए, प्रकाश का उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अंधेरे में आप काम करोगे तो दुर्घटना का कारण बनेगा, तो ये क्या है, प्रकाश की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। फिर खतरे वाले पदार्थों के साथ सावधानी न होना। जैसे लैब के अंदर है जो तेजाब रखा हुआ है, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। भाई खतरे वाले जो पदार्थ हैं उनसे क्या है, सावधानी रखनी चाहिए। अगर सावधानी नहीं रखोगे तो वहाँ भी दुर्घटना होने का कारण बनेगा। फिर नशे की आदत, कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं या वर्कशॉप है उसमें क्या है, नशे की आदत लग जाती है। तो हो सकता है कि कई तो वर्कर ऐसे भी होते हैं जो सुबह काम पर जाने से पहले ही बोतल खींच के आ जाते हैं। तो इस तरीके की आदत के कारण भी, भाई नशे में आदमी रहेगा तो नशे में उसका प्रॉपर माइंड काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा, अगर ज़्यादा नशा रहेगा तो हो सकता है वो मशीन के ऊपर ही गिर जाए। तो नशे की आदत के कारण भी क्या है, दुर्घटना होती है। तो मैंने आपको दुर्घटना के बारे में बताया कि दुर्घटना क्या है, एक अनियोजित तथा क्या है, अनियंत्रित घटना है जिसमें क्या है, मानव की क्या होती है, हानि होती है या चोट लगने का खतरा रहता है। और उसके कारण बताए, तो कारण क्या, कितने बताए मैंने, 14 कारण बताए। वो दुर्घटना किस कारण से होती है, असावधानी के कारण होगी, उत्सुकता के कारण होगी, अरुचि के कारण होगी, जल्दबाजी के कारण भी दुर्घटना होती है, अज्ञानता के कारण भी दुर्घटना होती है, असुरक्षित हस्त औजार के कारण भी क्या होती है, दुर्घटना होती है। फिर आता है असुरक्षित लेआउट के कारण भी दुर्घटना होगी, कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका है उसके कारण भी क्या होती है, दुर्घटना। तो ये सब दुर्घटना होने के 14 कारण है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कल की क्लास में
जो हमने टॉपिक किया था वो कौन सा किया था, दुर्घटना। तो दुर्घटना के बाद में हमने दुर्घटना की परिभाषा पढ़ी थी कि दुर्घटना क्या है, एक अनियंत्रित क्या है, अनियोजित घटना है जिसमें व्यक्ति को चोट लगने की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो उसके कारण बताए थे कि कारण क्या क्या है, तो जैसे असावधानी से कार्य करना, नशे की आदत होना, साफ सफाई नहीं होना, तो ये मतलब 14 कारण बताए थे मैंने आपको। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो आता है कि विद्युत झटका लगने का कारण। तो हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, आदमी को विद्युत जो झटका लगता है वो कितने वोल्टेज पर लगता है, तो वो 90 वोल्टेज पर लगता है। तो यहाँ यही चीज़ें बताई गई है कि विद्युत झटका लगने का कारण। तो क्या है कि जब 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमें एक तीव्र झटका लगता है, यही विद्युत झटका लगने का कारण है। अब देखो क्या है, जब हमारे शरीर में 90 वोल्ट की सप्लाई से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आदमी को क्या लगता है, विद्युत झटका लगता है। अब झटका लगने का कारण क्या है, तो इस चीज़ को समझो कि विद्युत, इसका मुख्य कारण क्या है कि विद्युत धारा की जो गति होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितनी बार प्रवाहित होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो हमारे क्या है, जो हमारे शरीर और धमनियों में हो रहे रक्त प्रवाह की गति से अधिक हो तो व्यक्ति को क्या है, काफ़ी तीव्र विद्युत झटका लगता है। तो इस चीज़ को ऐसे समझो कि जैसे कोई गाड़ी आगे से चल रही है और पीछे से कोई गाड़ी आके ठोकती है उसको, तो आगे की गाड़ी को क्या लगेगा, झटका। तो इसी चीज़ को समझो कि क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है जिसकी गति क्या है हमारे शरीर में कम रहती है, और जब आदमी विद्युत से चिपकता है तो चिपकते ही क्या है, विद्युत की चाल है जो किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो एक तरीके से जो अपना जो ब्लड है उसको एकदम से धक्का मारती है कौन, विद्युत धारा। क्यों मारती है, क्योंकि उसकी चाल क्या है, अधिक है। इसके कारण क्या होता है, उसमें विद्युत आदमी को क्या लगता है, झटका महसूस होता है। तो आदमी को जब 90 वोल्ट की सप्लाई पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए शरीर में से तो क्या उसको एक तीव्र झटका लगता है। झटका लगने का कारण क्या है कि विद्युत धारा की चाल है जो हमारे ब्लड की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। इस कारण आदमी को क्या लगता है, झटका लगता है। तो ये चीज़ समझ गए होगे कि आदमी में तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बता देता हूँ कि आदमी को कितने वोल्टेज पर झटका लगता है, तो 90 वोल्टेज पर क्या लगता है, झटका लगता है। फिर क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा की चाल किसके बराबर होती है, तो आंसर देना प्रकाश की चाल के बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर विद्युत से झटका के कारण होने वाली शारीरिक हानि, कोई आदमी है जो विद्युत से चिपक गया तो उसको किस किस तरीके की हानि हो सकती है, तो उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो फर्स्ट है कि शरीर पर क्या पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं। अगर कोई आदमी विद्युत से चिपक गया तो उसको फर्स्ट हानि हो सकती है कि उसके शरीर पर क्या पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं। दूसरी हानि है कि किसी अंग का मांस जल सकता है, मतलब किसी अंग, जैसे ये हाथ है और हाथ चिपक गया तो इस हाथ का क्या है, मांस भी जल सकता है। फिर है कि रक्त प्रवाह हो सकता है, जैसे अगर किसी जगह विद्युत से चिपक गया या गिर गया आदमी तो किसी पत्थर या नुकीली चीज पर गिर जाने से वहाँ क्या हो सकता है, रक्त का प्रवाह भी हो सकता है। फिर चौथा कारण है श्वास में रुकावट उत्पन्न हो जाती है, जैसे ही कोई आदमी विद्युत से चिपकेगा तो उसका क्या है, श्वास में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। फिर पांचवा कारण है कि व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, व्यक्ति बेहोश भी क्या होगा या नहीं होगा, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। छठा है हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, हृदय गति रुकने से क्या है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है। आपने गाँव में पुराना देखा होगा आपने कि जब आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको क्या है, चप्पलों से पीटते थे गाँव में, कभी देखा हो तो आपने। तो उसको होश में लाने के क्या, चप्पल से जब पीटते हैं तो क्या उसका ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है आदमी का,
तो ब्लड सर्कुलेशन चालू करने के लिए उसको गाँव में क्या है उस तरीके से, लेकिन ये अच्छा लॉजिक नहीं है। तो आदमी व्यक्ति है जो बेहोश भी क्या हो सकता है। तो ये 6 कारण है, अगर कोई आदमी विद्युत से चिपक गया है तो उसको ये 6 प्रकार की क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। हाँ जी दोस्तों, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था फर्स्ट चैप्टर ITI का कि व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, तो उसमें अगला टॉपिक आता है। पिछला टॉपिक क्या पढ़ा अपन ने कि कोई आदमी विद्युत से चिपक गया तो उसको किस किस तरह की हानि होती है और कितने वोल्टेज पर चिपकेगा। मैंने आपको बताया 90 वोल्ट पर चिपकता है। और झटका क्यों लगता है, क्योंकि विद्युत धारा की चाल है जो हमारे ब्लड की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। फिर अगर कोई आदमी विद्युत से चिपक गया तो उस पर क्या क्या हानि हो सकती है, छाले पड़ सकते हैं, है ना, ब्लड निकल सकता है, श्वास बंद हो सकता है और हृदय गति बंद हो जाने के कारण उसकी क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। तो ये मैंने सब आपको कारण बताए। अब विद्युत के से कोई आदमी चिपक गया तो उसे छुड़ाने के लिए, उसे बचाने के लिए आपको किस तरीके से उस पर कार्रवाई करें या किस तरीके से उसको छुड़ाना चाहिए कि वो विद्युत के संपर्क से छूट जाए तथा आपको भी किसी भी तरीके की हानि नहीं हो। तो इसके लिए इस जो चैप्टर है उसके अंदर बताया है कि कोई आदमी विद्युत से चिपक गया तो आपको किस तरीके से आप उसको विद्युत के संपर्क से हटा सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। विद्युत संपर्क से क्या है, व्यक्ति को छुड़ाना। तो उसमें फर्स्ट बताया गया है कि मशीन या उपकरण का स्विच क्या कर दें, ऑफ कर दें, अथवा उसकी मेन लीड का प्लग टॉप निकाल दें, अथवा विद्युत के मेन स्विच को ऑफ कर दें। तो फर्स्ट चीज है, जो 3 चीजें बताई गई है फर्स्ट के अंदर, भाई जो भी मशीन या औजार है उसका क्या कर दो, आप स्विच को क्या कर दो, ऑफ कर दो। अगर स्विच पास में नहीं है तो अगर दूर है तो आप क्या करो, उसकी मेन लीड का जो प्लग टॉप है उसको क्या कर दो, निकाल दो। ये भी कर सकते हो। अगर वो भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है तो फिर तीसरा क्या है, विद्युत लाइन का जो मेन स्विच है उसको क्या कर दो, ऑफ। जो अपने घर के बाहर जो मेन स्विच है ना सप्लाई का, मकान की पूरी सप्लाई का या वर्कशॉप की पूरी सप्लाई का, तो वहां बाहर एक MCB बॉक्स लगा रहता है, वो मेन स्विच होता है। तो उस मेन स्विच की वहां से जाकर उस मेन स्विच को क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो इन तीनों काम में से भी जो भी आपके पास जल्दी मौजूद हो तो ये कार्य, तीनों में से एक कार्य कर दो, तो वो आदमी क्या है, विद्युत के संपर्क से क्या है, छूट जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, अगर ये ऊपर वाले ऑप्शन आपके समझ में नहीं खा रहे या आपको पता नहीं है तो दूसरा ऑप्शन इसमें बताया गया है कि आप क्या करो, यदि उपरोक्त कुछ भी कर पाना कठिन हो, अगर उपरोक्त जो ऊपर दिए गए हैं वो कर पाना क्या हो, कठिन हो, तो क्या करो, स्वयं रबर की चटाई हो या क्या हो, सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु, क्या करना है, या तो लो रबर की चटाई लो, सूखी लकड़ी लो या प्लास्टिक की क्या लो, मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत के संपर्क से छुड़ाए। क्या करना है कि आपको एक रबर की चटाई लेनी है, अगर रबर की चटाई नहीं हो तो सूखी लकड़ी लो, और क्या लेनी है, रबर का कुछ भी हो जिस पर आप खड़े हो सके, तो उससे क्या करना है, आपको उस पर खड़े होकर और लकड़ी से उस आदमी के विद्युत के संपर्क से आप हटा सकते हो। फिर तीसरा ऑप्शन बताया है कि विद्युत है जो संपर्क से छुड़ाते समय, विद्युत का संपर्क से आप छुड़ा रहे हो आदमी को, तो विद्युत के संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिर पाए, जिससे उसे अधिक चोट लग सकती है। भाई आप उसको विद्युत के संपर्क से तो छुड़ा रहे हो, लेकिन एकदम झटके से गिरेगा तो हो सकता है उसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, सिर फूट जाए, तो उसको झटके से क्या नहीं हो, नीचे नहीं गिरने दिया जाए। अगर वो झटके से नीचे गिरेगा तो हो सकता है उसको चोट लग जाए। तो यह है कि विद्युत के संपर्क से आप व्यक्ति को किस किस तरीके से बचा सकते हो और आपको क्या क्या सावधानी करनी चाहिए और क्या क्या स्टेप आप करके उसके विद्युत के जो संपर्क में व्यक्ति है उसको छुड़ा सकते हो।
अगला टॉपिक है अपना कौन सा, विद्युत झटके के उपचार। पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था आपने कि आदमी को विद्युत झटका लगता है तो कितने वोल्टेज पर लगता है, 90 वोल्टेज पर लगता है। और झटका लगने का कारण क्या है कि विद्युत है जो उसकी चाल है जो हमारे ब्लड की चाल से क्या रहती है, अधिक रहती है, तो उसके कारण झटका लगता है। फिर विद्युत के संपर्क से आदमी को किस तरीके से हम बचा सकते हैं, तो वो तीनों मेथड बताए थे। अगला टॉपिक आता है अपना कौन सा, विद्युत झटके के उपचार। कौन सा टॉपिक है, विद्युत झटके के उपचार। तो उस विद्युत झटके का जो उपचार है, तो आदमी जैसे विद्युत से चिपक गया तो उसको किस तरीके से हम बचा सकते हैं, तो वो मेथड, ये 5 टॉपिक है, 5 बिंदु है, उनके द्वारा हम विद्युत से चिपके हुए व्यक्ति को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट बताया गया है कि सर्वप्रथम जांच करें कि क्या पीड़ित स्वाभाविक रूप से सांस ले रहा है और सचेत है। यदि पीड़ित उचित रूप से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे श्वसन प्रक्रिया देकर होश में लाने का प्रयत्न करें। तो क्या करना है, कोई भी व्यक्ति है जो विद्युत से चिपक चुका है तो उसका सबसे पहले क्या करें कि उसकी जांच करें कि वह सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, और फिर उसका सचेत अवस्था में है या बेहोश अवस्था में है, तो ये भी अपन को चेक करना है। तो यदि पीड़ित उचित रूप से सांस नहीं ले रहा है, अगर पीड़ित क्या है, उचित रूप से सांस नहीं ले रहा है, तो उसे श्वसन प्रक्रिया देकर होश में लाने का प्रयत्न करें। तो अपन उसको क्या करें, कृत्रिम श्वसन देकर क्या करें, उसे होश में लाने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो इसमें पीड़ित की जांच करें कि उसे घाव तो नहीं लगा है या उसका कोई भाग जल तो नहीं गया है। पीड़ित की जांच करें कि उसे घाव तो नहीं लगा है या उसका कोई भाग जल तो नहीं गया है। तत्पश्चात कृत्रिम सांस देने की उपयुक्त विधि निश्चित करें। तो उपयुक्त विधि निश्चित करें, सबसे पहले क्या करना है कि वो आदमी सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, बेहोश है या होश में है, तो इसकी जांच करें तथा उसके अंगों पर देखे, शरीर पर देखे कि कोई घाव तो नहीं है या जल तो नहीं गया है। फिर उसके बाद में तीसरा टॉपिक है, छाती अथवा पेट पर अगर चोट या जलन की स्थिति में हो, अगर आदमी के छाती पर चोट लगी हो या पेट पर चोट हो और जलन की स्थिति में हो, तो कौन सी श्वसन विधि का उपयोग करना चाहिए कि उसे मुंह से मुंह सांस देने की जो कृत्रिम विधि है सांस देने की, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो आपसे यह इस लाइन से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, तीसरे नंबर की। कौन सी लाइन है, तीसरे नंबर की। तो इसमें क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीड़ित के छाती अथवा पेट पर चोट लगी है तो उसे किस कृत्रिम श्वसन विधि द्वारा श्वास देनी चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा, मुंह से मुंह सांस विधि द्वारा उसको श्वास देनी चाहिए। फिर अगला है चौथा कि पीठ पर पीड़ित को चोट या जलन की स्थिति में नेंसल विधि अपनाई। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि पीड़ित की पीठ पर चोट लगी है तो उसे किस स्थिति में किस विधि द्वारा श्वास देनी चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा, नेंसल विधि द्वारा उसे सांस देनी चाहिए। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि पीठ पर चोट लगी है, पीड़ित की पीठ पर चोट लगी है तो कौन सी विधि अपनाई, तो नेंसल विधि को अपनाई। फिर तो पांचवा है, अगर मुंह बंद है, अगर मुंह बंद है तो ऐसी स्थिति में शेफर अथवा होलगल नेंसल विधि अपनाई। पीड़ित का मुंह बंद है तो कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आंसर रहेगा शेफर विधि या होलगल नेंसल विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो विद्युत से कोई आदमी चिपक चुका है तो उसको किस तरीके से उसका बचाव करें या किस तरीके से उसे हम होश में ला सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस व्यक्ति को देखेंगे कि वो श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है और होश में है या नहीं है। अगर होश में नहीं है तो उसे कृत्रिम श्वसन विधि द्वारा उसको क्या देनी चाहिए, सांस देनी चाहिए। फिर उसके बाद में है
उसको ये चेक करो शरीर पर कि कहीं पर कोई घाव या जल तो नहीं गया है, ये कार्य करेंगे। फिर कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग, अगर व्यक्ति की छाती अथवा पेट पर चोट लगी है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? मुंह से मुंह सांस देने की विधि का प्रयोग करेंगे। और अगर पीठ पर चोट लगी है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? नेंसल विधि का अपनाएं। और अगर मुंह बंद है तो ऐसी स्थिति में कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? शेफर अथवा होलगर नेंसल विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर कोई आदमी चिपक चुका है या विद्युत के झटके से चिपक चुका है तो उसका उपचार करने के ये 5 मेथड बताए हैं। तो इनमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया। और इन चीज़ों जो ये मोस्ट लाइन है, तीसरे नंबर और चौथे नंबर का पॉइंट है और 5वें नंबर का पॉइंट है, ये याद रखना कि पीठ पर चोट या जलन की स्थिति में कौन सी विधि काम में लेते हैं, छाती अथवा पेट पर चोट पर कौन सी विधि काम में लेते हैं, और मुंह बंद हो तो कौन सी विधि काम में लेंगे। तो इन चीज़ों का याद रखना कि छाती और पेट पर चोट लगी है तो कौन सी विधि लेंगे? मुंह से मुंह वाली विधि काम में लेंगे। और पीठ पर चोट लगी है तो कौन सी विधि काम में लेंगे? नेंसल विधि काम में लेंगे। और अगर मुंह से मुंह बंद है तो कौन सी विधि लेंगे? शेफर अथवा होलगर नेंसल विधि का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास को यही विश्राम देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट।